तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑन सेक्टोरल एनालिसिस। आज वाले सेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग जिस सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, सेक्टर का नाम है विंड पावर प्लांट। ठीक है। विंड पावर प्लांट यानी जो विंड मिल्स होते हैं, जो कंपनीज जैसे कि सुजलॉन जैसी कंपनी जो विंड पावर के ऊपर काम करती है, उन लोग का बिजनेस मॉडल कैसा होता है, वो लोग अपने बिजनेस में क्या चीज, उस तरह के बिजनेस में क्या चीज इंपॉर्टेंट होता है, उस बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ होता है, उस बिजनेस में वीकनेसेस क्या होते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस कुछ एक या दो सेशंस में ब्रेक करेंगे पूरे वीडियो को। तो उसमें हम लोग पूरा सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, कुछ जानने मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि विंड पावर प्लांट से नहीं, जो विंड पावर प्लांट के बिजनेस है उसमें क्या क्या चीज हम लोग देखते हैं और उस बिजनेस को एनालाइज कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेशन का? द करंट सेशन एम्स टू हाईलाइट द की एस्पेक्ट ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट्स। कि विंड पावर प्रोजेक्ट्स के मेन हाईलाइट्स क्या होते हैं, उसमें क्या देखने का होता है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आफ्टर दिस सेशन an investor would understand the factor that impact the business of the wind power plants and the characteristics that differentiate a fundamentally strong wind power plant from the, यानी ये जो सेशन है उसके बाद आप किस नतीजे पे पहुंचेंगे कि आप ये समझना सीख जाएंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो किसी विंड कंपनी को या विंड पावर प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाती है और क्या क्या फैक्टर है जो उस बिजनेस को वीक बनाती है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन। की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस ऑफ विंड पावर, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो है कि इसमें जो जमीन का रिक्वायरमेंट होता है, जो लैंड का रिक्वायरमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। लार्ज लैंड रिक्वायर्ड। विंड पावर प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट लैंड कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट्स। तो जो विंड पावर प्लांट होते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट लैंड कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जमीन का रिक्वायरमेंट है। द लैंड रिक्वायरमेंट फॉर द विंड पावर प्लांट इज मच मोर देन अदर फॉर्म्स ऑफ पावर लाइक थर्मल पावर या फिर सोलर पावर। यानी थर्मल पावर और सोलर पावर से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लैंड का रिक्वायरमेंट विंड पावर में होता है, यानी विंड पावर के प्लांट्स को चाहिए होता है। As per some estimates, the wind power plant may require up to 200 times more land to provide a power output similar to thermal power plant based on natural gas। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। तो आपको अगर इस सेक्टर का डिसएडवांटेज समझना है तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें 200 टाइम्स मोर लैंड चाहिए होता है। यानी जितना आप नेचुरल गैस के मदद से थर्मल पावर प्लांट के बेस पे जितना आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी यदि आपको विंड पावर प्लांट से जनरेट करना है तो 200 टाइम्स, इट इज नॉट ए स्मॉल नंबर, 2 टाइम्स नहीं बोलो, 200 टाइम्स ज्यादा लैंड का रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा डिसएडवांटेज है या कितना बड़ा एक वीकनेस है इस बिजनेस का कि इतना सारा लैंड हम लाएंगे कहाँ से। ऑलरेडी दुनिया का पॉपुलेशन आप देख सकते हो कि 8 बिलियन क्रॉस हो, तो उनको उनको जीने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए भी लैंड का जरूरत है। और यहाँ पर अगर आप बोल रहे हो कि विंड के लिए आपको 200 टाइम्स ज्यादा लैंड चाहिए, तो ऑब्वियसली देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ लैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। Wind power projects are able to achieve plant load factor of only about 25 to 30% in comparison to the plant load factor of 85% for conventional power। conventional यानी coal based, thermal based power plant। तो ये तीसरा या दूसरा डिसएडवांटेज है कि इनका जो प्लांट लोड फैक्टर होता है वो सिर्फ 25 से 30% होता है इन कंपैरिजन टू द प्लांट लोड फैक्टर ऑफ थर्मल प्लांट जिसका 85%। तो वहां पर भी ये लोग ऑलमोस्ट 1/3 या बोले 1/4 है। तो एक तो आप जमीन भी ज्यादा ले रहे हैं, दूसरा आपका प्लांट लोड फैक्टर भी कम है, और क्योंकि प्लांट लोड फैक्टर है इसीलिए एक्चुअली इनको 200 टाइम्स ज्यादा लैंड का जरूरत नहीं पड़ती। तो एज अ रिजल्ट up to 3 to 4 times more wind power generation capacity is needed to replace every megawatt of conventional power। यानी सिंपल सा बोलने का मतलब है कि 1 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट में जितना रिसोर्सेज का जरूरत होता है, ऑलमोस्ट उससे 4 गुना बेसी रिसोर्सेज का जरूरत पड़ता है आपको, फिर उतना ही इलेक्ट्रिसिटी आप विंड पावर प्लांट से प्रोड्यूस करने का कोशिश करें। तो दिस इज बेसिकली द रेशियो
कि एक तो आपको लैंड का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है और दूसरा आपका जो प्लांट लोड फैक्टर है वो भी ऑलमोस्ट 1 है। तो अल्टीमेटली जो रेशियो बनता है 1:4, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज्यादा रिसोर्सेज का जरूरत पड़ता है अगर उतना ही इलेक्ट्रिसिटी हम विंड पावर से जनरेट करने का कोशिश करें तो। Another factor leading to the large requirement for wind power plant is mandatory minimum spacing between the turbines because every turbine produces an area of low speed and high turbulence behind it called a wake, which interferes with the other nearby turbines. Therefore, wind turbines are installed at a distance from each other, increasing the land requirement. तो बोल रहे हैं कि लैंड रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा क्यों होता है, इसको समझने का जरूरत है। तो इसके लिए मैं पीछे वाला स्लाइड में जाता हूँ। अब आप ये देखिए कि ये जो ब्लेड्स होते हैं ना विंड पावर प्लांट, ये बहुत लंबे होते हैं और ये लोग जब हवा तेज आता है तो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस के साथ ऐसे ऐसे घूमते हैं। तो ये दो ब्लेड और एक बगल में इसके एक और है ये वाला, तो ये दो ब्लेड आपस में घूमते समय भिड़ ना जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो ब्लेड का जितना डायमीटर है एटलीस्ट उतना का गैप और ये ब्लेड का जो डायमीटर है उतना का गैप, यानी दोनों का कंबाइंड गैप उतना डिस्टेंस दो अलग अलग विंड मिल के बीच में होना ही चाहिए। अगर उतना डिस्टेंस आप मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब ये लोग आपस में घूमेगा तो ये दो ब्लेड्स आपस में टकरा सकते हैं और डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर लैंड का रिक्वायरमेंट क्यों इतना ज्यादा हो जाता है। As a result of large land requirements, land acquisitions and related approvals become a key risk in the execution of wind power. तो क्योंकि इतना ज्यादा लैंड का रिक्वायरमेंट है, लैंड का एक्विजिशन करना और उसका सरकार से या जो भी अथॉरिटी है उससे अप्रूवल लेना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है किसी भी प्राइवेट प्लेयर्स को। क्या जितना बड़ा जमीन इन लोगों ने लिया और कल को सरकार ने किसी तरह का स्टे ऑर्डर लगा दिया तो इनका तो पूरा पैसा जो इन लोग इन्वेस्ट किया पूरा जीरो हो गया। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है विच टेक द मैक्सिमम टाइम अमंग ऑल एक्टिविटी। तो सारे एक्टिविटी में सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है ना ये लैंड को अक्वायर करने में। दिस इज समथिंग जो कि डीमोटिवेट कर देता है एक एंटरप्रेन्योर को या कोई स्टार्टअप अगर करना चाहता है उसको डीमोटिवेट कर देता है। इन FY 2019 द pace of wind power addition was reduced। तो 2019 में जो विंड पावर का जो एडिशन होने लगा था वो रिड्यूस हो गया। क्यों? Because many power producers face challenges in land acquisition and therefore could not complete their projects in time। तो जितने भी ये पावर प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं तो वो लोग का अपना एक टाइम होता है ना, एक बजट होता है कि कितने टाइम के अंदर इसको कंप्लीट करें। पर मान लो आपने टाइम ले रखा है कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और 1.5 साल हो गया आपको लैंड का अप्रूवल ही नहीं मिला, तो वहां पर क्या हो गया, आपका जो 2 साल में होने वाला था शायद 3.5 4 साल लग जाएगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ने का मतलब बैंक का कर्जा आपके माथा पे आ जाएगा, आपका लोन माथा पे चढ़ जाएगा, इंटरेस्ट का बर्डन ऑलरेडी चालू हो चुका है और ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका रेवेन्यू अभी तक चालू होने का नाम नहीं। तो 2-3 साल जब डिले होता है प्रोजेक्ट तो इस तरह के पूरे विशियस सर्कल में कंपनी फंस जाती है कि कमाई एक पैसा हो नहीं रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो नहीं रहा है, बैंक से जो लोन दिया 2 साल पहले वो लोन का ब्याज चल रहा है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर बढ़ जाता है तो और ज्यादा बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो ये सारा प्रॉब्लम्स अराइज हो रहा है। अब आता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें, गवर्नमेंट ने क्या कोई स्टेप दिया है, तो उसको समझते हैं कि सरकार ने क्या स्टेप दिया है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने। To solve such problem, the government has come up with government wind farms। तो गवर्नमेंट ने अपना wind farms बनाया that provide land ready with all the approvals to developers who can straight away start installing the equipment to generate wind। यानी सरकार ने लैंड प्रोवाइड, ऑलरेडी लैंड अपने अंडर में ले रखा है कुछ जिसको ये लोग विंड पार्क्स बोलते हैं, और जिसको भी विंड पावर प्लांट बनाना है वो लोग उस जमीन पे जाके कुछ हिस्सा सरकार से खरीद के वहां पर इमीडिएटली विंड पावर का प्लांट और इक्विपमेंट लगाना चालू कर सकते हैं क्योंकि अप्रूवल ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से पहले से मिला हुआ। Such government wind farms have significantly reduced the risk related to land acquisition for renewable power sources। तो सरकार का ये जो स्टेप है ये पूरे सेक्टर के लिए एक टूल की तरह साबित हुआ है कि लैंड एक्विजिशन के ऊपर तक कम से कम कोई रिस्क फैक्टर नहीं। अब तो यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर हम लोग को क्या ओवरऑल चीज समझना है इंडस्ट्री के बारे में। So therefore, as an investor may know that wind power plants proposed inside government wind park have a much lower land acquisition risk than the plant outside।
तो एज एन इन्वेस्टर या एज अ रिसर्च एनालिस्ट जब हम लोग किसी विंड पावर कंपनी को एनालाइज करेंगे, तो पहला चीज जो हम लोग को देखना होगा, क्या उनका जमीन विंड पार्क्स के अंदर है, क्या वो लोग जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो विंड पार्क के अंदर है। अगर वो प्रोजेक्ट विंड पार्क के अंदर है तो इट इज अ स्ट्रेंथ, तो वहां पर उनको दिक्कत नहीं है। पर अगर वो प्रोजेक्ट विंड पार्क के बाहर है, यानी कोई नया जमीन ये लोग अक्वायर करने का बात कर, तो बैक ऑफ द माइंड में पता होना चाहिए कि आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है, हो सकता है लैंड का एक्विजिशन इनको परमिशन या अप्रूवल ना भी मिले। तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ हो सकता है। Therefore, even for the project outside such renewable energy parks, the government has tried to reduce the approval risk by waiving environmental clearance for wind power projects. So, environmental clearance का जो procedure होता है, सरकार ने उसको वेव कर दिया है कि पता है कि अगर wind power project बता रहा है, तो ये तो environment friendly होना है, आगे चल के pollution को क्यों create करेगा? तो हम लोग को approval का जरूरत ही क्यों? दूसरा पॉइंट जो है, लो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूशन रिस्क। तो दूसरा चीज जो कंसिडर करने का होता है कि कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन रिस्क जितना लो हो उतना अच्छा हो। तो विंड पावर प्रोजेक्ट्स आर इजी टू, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं आता, जैसा मैंने बताया। मेन रिस्क इनका है कि लैंड आपको मिलता है क्यों, लैंड मिलने के बाद एग्जीक्यूशन में और उसको आपको इम्प्लीमेंट करने में उतना कोई दिक्कत नहीं आता। को समझ में आया कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता। दिस इज बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विंड पावर प्लांट इज सिंपली इंस्टॉलिंग अ टावर विद अ टरबाइन एट द टॉप। तो एक टावर लगाना है विद द टरबाइन, टरबाइन के साथ एक टावर लगा दिया, ऊपर में एक टरबाइन लगा दिया और ब्लेड्स लगा दिया। तो इसमें मतलब बेसिकली तीन चीजें इनके पास। तो टावर लगाना है, ऊपर में एक टरबाइन सेटअप करना है, उस टरबाइन में रोटर ब्लेड्स को अटैच करना। तो ये तीन काम करने में एग्जीक्यूशन रिस्क इज नॉट अ बिग फैक्टर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। Over time, companies have excelled in constructing stable towers for wind power projects, and the technology of wind turbines has stabilized. In fact, the technology of wind power plant is more established than solar power plant. तो सोलर पावर प्लांट से भी ज्यादा अच्छा मतलब इजी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो विंड पावर प्लांट का है। टेक्नोलॉजी इज वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड सेटअप। अब बात है प्रॉब्लम कहाँ पर। The only problem faced by wind power plant is their construction. In their construction are land acquisition, जो मैंने पहले भी बताया कि इनका पूरा कंपनी में या पूरे बिजनेस मॉडल में सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है लैंड एक्विजिशन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन। नाउ व्हाट इज पावर ट्रांसमिशन लाइन, ये क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग आगे चल के भी कि पावर ट्रांसमिशन लाइन का काम क्या है कि विंड पावर जहाँ पर है, ब्लेड्स जहाँ घूम रहा है, वहां पर वो लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, पर वो जनरेट करके एक ट्रांसमिशन लाइन चाहिए होता है जो उस इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड तक पहुंचाए। पर दिक्कत ये है कि जहां जहां पर जमीन में वो लोग बना देते हैं, वहां पर पता चला कि मैंने तो अपना प्लांट बैठा लिया, पर सरकार ने 5 साल तक ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं बैठा, तो मेरा 4 साल से जो विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो कोई काम का नहीं, वहाँ ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं कि मैं ग्रिड तक पहुंचा पाऊँ और मेरे अपने एनर्जी को बेच पाऊँ। तो ऐसा पॉसिबल, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। एक तो लैंड नहीं मिलता है, लैंड मिल जाए इंस्टॉल कर लूँ तो ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। सरकार से बात करते हैं भाई कब बनेगा, आप बन रहा है, सोचते हैं बजट के बाद देखते हैं, इलेक्शन के बाद देखते हैं, तो 2 साल 3 साल तक ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, तो 3 साल तक तो मेरा कोई रेवेन्यू ढंग से जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो दो प्रॉब्लम क्या है, एक लैंड एक्विजिशन और दूसरा पावर ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द प्रोजेक्ट साइट टू द नियरेस्ट ग्रिड सबस्टेशन which can transfer the power produced by the wind power plant to the electricity। यानी विंड पावर प्लांट जो पावर जनरेट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट कर रहा है, उसको तो ग्रिड तक पहुंचाना होगा, तब तो कस्टमर को बेच पाएंगे, तब तो रेवेन्यू जनरेट होगा, पर वो ट्रांसमिशन लाइन गायब। The risk of non-availability of transmission line from wind power plant site to the grid substation is very critical। ये बहुत क्रिटिकल बात है ना। मैंने जमीन खरीद लिया, मैंने इंस्टॉलेशन सारा कर लिया, सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किस लिए, ताकि मेरा जो पावर जनरेट हो उसको मैं बेच पाऊँ, वहां से रेवेन्यू कमाऊँ। पर वो तो बेच तब पाऊंगा ना जब वहां से ग्रिड तक कोई ट्रांसमिशन लाइन है, और वो नहीं होगा तो मेरा तो सारा मेहनत जीरो होगा। It is very critical because the absence of it may lead to wind power plant that is ready to produce electricity but can। मैं ready हूँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रोड्यूस कर भी दिया तो उसको मैं कस्टमर तक तो पहुंचा नहीं पाऊंगा, तो फिर क्या फायदा प्रोड्यूस करने।
तो बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू इट्स कस्टमर, कि कस्टमर तक इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं पा रहा, तो वो एक बहुत बड़ा हर्डल है। The location of wind power plant in remote location away from existing grid substations increases the resource requirement for installing the power transmission line. तो जब विंड पावर प्लांट किसी रिमोट लोकेशन में होता है और एग्जिस्टिंग ग्रिड सबस्टेशन से बहुत दूर होता है, तो वहां पर सबसे पहला चीज है कि ट्रांसमिशन लाइन बैठाना, और वो बहुत बार डिले होते चला जाता है। As a result, in India, the speed of creation of power transmission line is slower than the pace of addition of wind power generation. यानी जो बड़ा काम है वो तो इंडिया में फटाफट हो जा रहा है, कि विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी जो बनाना है वो तो फटाफट चाहे सरकार करे या कोई प्राइवेट प्लेयर करे वो तो कर ले रहा है। बट उसके बाद जो छोटा सा काम है कि एक ट्रांसमिशन लाइन बैठाना है ग्रिड तक कनेक्ट करने के लिए, उसमें डिले होते चला गया। तो उसके वजह से जो एंटरप्रेन्योर है उसको काफी नुकसान फेस करता है। On its part, the government has attempted to reduce the risk of non-connectivity by promoting government wind parks with ready-made power transmission connectivity, which reduces the implementation risk for the wind power. तो यहाँ पर सरकार कुछ स्टेप ले रही है कि सरकार समझ रही है कि इनका प्रॉब्लम कहाँ है। तो सरकार ने जो विंड पार्क बैठाया उसमें पहले ही लैंड का अप्रूवल दे रखा है और साथ में रेडीमेड पावर ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी बैठा रखा है कि आपको कोई टेंशन नहीं है, पावर कनेक्टिविटी ऑलरेडी ट्रांसमिशन लाइन हम बैठा दिए हैं। जमीन का अप्रूवल को आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको जमीन का अप्रूवल हम पहले ही दे देते हैं वन विंडो क्लियरेंस में, आप आइए इंस्टॉलेशन करिए, ट्रांसमिशन लाइन ऑलरेडी बैठा हुआ। तो ये सरकार अपने पावर विंड पार्क्स में कर रही है, ये फैसिलिटी दे रही है। सो दीज आर गुड स्टेप्स जो कि सरकार ले रही है। It is advised that wind power developers should stipulate about 30% increase in cost and a delay of about 6 months in project completion when they make their project estimate. तो ये एडवाइस किया जाता है कि विंड पावर डेवलपर्स उनको पहले से स्टिपुलेट कर लेना चाहिए कि जो खर्चा उनका लग रहा है उनके बजट में आ रहा है उससे 30% एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा डिले की वजह से या किसी की वजह से, और जो टारगेट ये लोग सोच के चल रहे हैं कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, उसमें 6 मंथ ऐड कर, क्योंकि ऐसा नॉर्मल देखने आया है कि 6 महीना का डिले हो ही जाता है। Once a wind power plant has overcome land acquisition and power transmission risk by either choosing to locate inside a renewable energy park or completing these activities within the timeline, then the construction of wind power producing towers and other related infrastructure is simple without many risks. यानी दो ही मेन हर्डल है कि एक तो जमीन आपको सही सलामत मिल जाए, कोई दिक्कत ना है, अप्रूवल फटाफट मिल जाए, और दूसरा ट्रांसमिशन लाइन या तो पहले से बैठा हो अगर आप विंड पार्क्स में कर रहे हैं, और अगर नहीं तो आप फटाफट ट्रांसमिशन लाइन का भी व्यवस्था कर लें, तब उसके बाद आपको प्रोजेक्ट को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब फटाफट हो जाए। Though the construction risk is little higher in case of offshore wind power plants, construction within sea away from the shore, तो बोल रहे हैं पर ऑफशोर विंड पावर प्लांट अगर समुद्र के अंदर ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं विंड पावर प्लांट, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है। पर समुद्र के अंदर विंड पावर प्लांट ज्यादा कोई कंपनी इंटरेस्ट लेती नहीं है। समुद्र के अंदर बेसिकली सोलर प्लांट्स का ज्यादा चलन है, विंड पावर प्लांट का ऐसा कोई चलन नहीं है, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, तो सब जमीन पे ये काम करना। So due to advancing technology, operating a wind power plant is also a simple exercise where the wind turbines start automatically when the wind speed reaches an optimum level and automatically shut off when the wind speed exceeds the safe operation level. यानी अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि विंड पावर मिल को चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। टेक्नोलॉजी ऐसा है कि जब विंड का स्पीड एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाता है तो अपने आप वो ब्लेड्स घूमने लगते हैं, पर उससे भी ज्यादा अगर विंड बहुत तेज हो जाए तूफान के समय, तो वो समझ जाते हैं कि अभी घूमने से खतरा है, तो लोग अपने आप ही शट डाउन हो जाते हैं। So as a result, operations and maintenance costs are about 15 to 20% of the revenue. तो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग कॉस्ट सिर्फ 15 से 20% है, यानी ग्रॉस मार्जिन 80 से 85% का ग्रॉस मार्जिन इस बिजनेस में हो सकता है। The maintenance expenses of offshore wind power projects are nearly double than those of onshore. Offshore आप जानते हैं सी में अगर आप लगाएंगे तो मेंटेनेंस का खतरा ज्यादा ही, खर्चा ज्यादा ही होगा, तो वहाँ 40 से 50% का मेंटेनेंस एक्सपेंस। If maintained properly with a periodic replacement of parts, wind power plant can have a life up to 30 years with a stable performance. यानी परफॉर्मेंस ज्यादा डिक्रीज ना हुए वो लोग 30 साल तक अपना परफॉर्मेंस अच्छा से कर सकते हैं। सो दिस इज अ गुड साइन। तो एक बार खाली क्या है, अगर आप
विंड पावर प्लांट का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है कोई भी एंटरप्रेन्योर, तो उनको दो ही चीज का ध्यान देना है, जमीन अक्वायर हो गया, अप्रूवल मिल गया एंड ट्रांसमिशन लाइन बैठा हुआ है या जल्दी जल्दी बैठा है। उसके बाद स्टैब्लिश करना उतना इजी, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट स्टैब्लिश हो जाता है। और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग कॉस्ट इज ऑल्सो वेरी लो। तीसरा पॉइंट है कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ बिजनेस, पर ये वाला हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अभी ये सेशन में हम लोगों ने दो पॉइंट कवर किया, उसको एक बार जस्ट देख लें कौन कौन सा दो पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। दूसरा पॉइंट था कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और एग्जीक्यूशन रिस्क जो है वो क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन कब होता है, कैसे होता है। तो 6 मंथ का डिले हो जाता है कंस्ट्रक्शन में और 3% प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ सकता है। मेन दो फैक्टर रिस्क का क्या है, एक लैंड एक्विजिशन और दूसरा ट्रांसमिशन। उसके पहले लैंड का रिक्वायरमेंट जो हम लोग पॉइंट 1 पढ़े कि लैंड रिक्वायरमेंट इज ह्यूज, तो इसमें लैंड का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप और इसी तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे या आपको कुछ जानने मिला, क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा, वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जहाँ हम इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने 2 पॉइंट कवर किया, हम लोग और भी अलग अलग सेशन वाइज हम लोग और एक एक करके इसको पूरा डीपली समझेंगे कि जो सोलर जो विंड पार्क का जो विंड का बिजनेस है उसमें क्या देखा जाता है, ये बिजनेस में क्या समझने का होता है और क्या। थैंक यू सो मच। बाय।